ये इस पे यही बात कहना चाहेंगे क्योंकि गठबंधन तो मुझे कहीं दिखता नहीं कि ये किसी प्रकार का गठबंधन है। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ सहारनपुर में गठबंधन किया, बाकी अदर जो सीट्स हैं उन्होंने वहाँ पे दोनों पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं और दोनों ने खुद से स्वतंत्र चुनाव लड़ा है। तो अगर ये गठबंधन होता तो एक तरीके से सभी जगह पे एक दूसरे का समर्थन करते और खुद का एक कैंडिडेट उतार के वो लोग क्या करते उस पर इलेक्शन लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने एक साथ एक मुश्त होके एक पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया है, वहीं पे दलित समुदाय को चंद्रशेखर की मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने सपा को समर्थन दिया, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं उन्होंने रैलियां की कुछ, तो वहाँ पे जो है एक बहुजन समाज का जो कोर वो वोट है वो तो बहुजन समाज पार्टी को मिला है, बट कुछ वोट प्रतिशत जो है वो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी खिसका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा जो है बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा है। तो क्या आप बड़ी वजह मानते हैं? ग्राउंड पर देखते हैं तो कई जो अपने आप को पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल कहता है वो आज बीजेपी के अपने बीजेपी की बातों से सहमत भी नज़र आता है। तो ये कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है कहीं ना कहीं उनकी भी कमियां हो सकती है। और दूसरी जो बात है, लोगों के अंदर जो प्रोपेगेंडा वाला एडवर्टाइजमेंट का जो सिस्टम है जो बीजेपी ने डेवलप किया वो अब तक बसपा ने डेवलप नहीं कर पाई है, ना ही सपा कर पाई है। कांग्रेस का तो ख्याल मतलब कि सवाल ही नहीं आता कि उसका उत्तर प्रदेश में कुछ रहेगा। मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी समझना चाहिए कि वो आज़माइश ना करें, बार-बार कोई क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट ना करें। एक वो अगर जैसे उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी, एक वो मूवमेंट था, तो उस समय लोग क्योंकि बसपा वाले भी वहाँ पे कुछ लोग कई लोग गए थे, हाँ, जो कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है 1.5 साल के लिए अंदर कर दिया था, हाँ, तो उनका बड़ी काफ़ी सिंपैथी थी भीम आर्मी के प्रति और बसपा वाले भी गए थे। उसमें कुछ कई लोग शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में आज़ाद समाज पार्टी बनाई और वो चुनाव लड़ती है, अपनी जो है एनर्जी वेस्ट करती है, अपना जो है रिसोर्सेज है वो वेस्ट करती है। तो मेरे ख्याल से उनको हालांकि उनकी उम्र थोड़ा सा कम है, लेकिन एक मैच्योरिटी मेरे ख्याल से उनके अंदर होनी चाहिए अभी तक। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और लगातार इन तमाम परिणामों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि 17 मेयर पद के चुनाव पर सीटों पर ये पूरा चुनाव रहा और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार ये 17 मेयर के पद रहे और इनके ऊपर में जो चुनाव रहे, इनमें पूरे के पूरे जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर शून्य हो चुकी है और 17 की 17 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तमाम सवालिया निशान लगातार लोग इस पूरे परिणामों को लेकर उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनेकों बातें की जा रही है और साथ ही साथ हमारे साथ में मौजूद है नेशनल चौपाल के पत्रकार। इसी के साथ साथ जिनके माध्यम से नेशनल चौपाल की पूरी टीम हमारे साथ में मौजूद है। इसी के साथ साथ बता दें कि मूकनायक के जो हमारे साथ में पत्रकार मौजूद है, एक के बाद एक तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार ये परिणाम रहे, क्या सोच है और किस प्रकार का ये तमाम चुनाव के परिणामों को लेकर उनका नजरिया बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर स्नेहा इनसे, जो कि नेशनल चौपाल के एंकर रिपोर्टर है। किस प्रकार के तमाम नतीजों को देख रहे हैं, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने जो 17 में से 11 जो सीटें हैं ये कहने की मुस्लिम समाज को दी है, बाकी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट लोगों को दिया है। तो जातीय समीकरण बिठाने की जो कोशिश की गई थी, इसमें कितना कहने के आप देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी का क्या भूमिका रही, क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे सवालों को लेकर? मुझे लगता है कि जैसे नतीजे जो आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि कम से कम जो है 4 जो सीटें हैं वो बसपा के खेमे में रह सकती है, जो खासकर जैसे सहारनपुर है, आगरा है। इन मामलों को लेकर, इन सीटों को लेकर हमारा एनालिसिस यही कह रहा था। लेकिन जिस प्रकार कर्नाटक का रिज़ल्ट आया उसका कहीं न कहीं इससे संबंध है, क्योंकि इसके पहले भी जो है बहुजन समाज पार्टी के सांसद, इनका भी ये बयान आया था कि कर्नाटक के बाद जो हार मिली है बीजेपी की, तो उसका सारा जो बदला है वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में निकाला जाएगा। तो ये एक हो सकता है बाय हुक बाय क्रुक। और तमाम जो जिस पर ईवीएम का जो लगाया जाता है आरोप, ये भी हो सकता है। लेकिन अब एक पत्रकार होने के नाते हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो जातीय समीकरण बसपा ने बिठाया था तो वो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी हो, आज वो जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और एक और बात है, जब हम ग्राउंड पर देखते हैं
तो कई जो अपने आप को पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल कहता है, वो आज बीजेपी के अपने बीजेपी की बातों से सहमत भी नज़र आता है। तो ये कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, कहीं न कहीं उनकी भी कमियाँ हो सकती है। और दूसरी जो बात है, लोगों के अंदर जो प्रोपेगेंडा वाला एडवर्टाइज़मेंट का जो सिस्टम है, जो बीजेपी ने डेवलप किया, वो अब तक बसपा ने डेवलप नहीं कर पाई है, ना ही सपा कर पाई है। कांग्रेस का तो मतलब कि सवाल ही नहीं आता कि उसका उत्तर प्रदेश में कुछ रहेगा। तो इसी के साथ साथ तमाम जो साथी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर नेशनल चौपाल के हमारे साथी मौजूद है संतोष राव, बताएंगे किस प्रकार इन तमाम चुनाव के नतीजों को आप देख रहे हैं, क्या बड़ा कारण मानते हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के माध्यम से कहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा हुआ या फिर बसपा कहाँ पर कमजोर रही, क्या लगता है आपको, क्या बड़ी वजह रही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे आए? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारी पार्टी है, ठीक है, बसपा, उसमें कमियां उसमें भी हैं और कमियां हम में भी हैं, और हमारे जो लोग हैं कमियां उनमें भी हैं। हमें सबसे पहली बात ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जी बीजेपी किस तरह से काम करती है, ठीक है, चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, ठीक है, या जो आरएसएस है, ठीक। जब हम उनकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, ठीक है ना, तभी हम तभी हम उनका तोड़ निकाल पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, क्योंकि हम जब बातें करते हैं ना, तो आपस में क्या होता है कि हम ना सहमत होते हुए भी हम कभी कभी सहमत भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैम इंजीनियर स्नेहा जी ने बताया, ये बातें सही भी हैं, क्योंकि हमारे लोग के अंदर तार्किकता तो होती है, लेकिन उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की होनी चाहिए। और मैं ये मानूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई मज़दूर हो या कोई नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हो, या जो हमारे आप जैसे पत्रकार काम कर रहे हैं, हर किसी को अपनी एक भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें। नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे बसपा जो पार्टी है, उसकी क्या हालत होती जा रही है कि हम एक भी सीट के लिए तरस रहे हैं। कारण क्या है, कहीं न कहीं हमारे लोग में तो कमियां हैं ना, तभी तो ये चीज़ हो रहा है। और उस चीज़ को हमें पकड़ना पड़ेगा और उस पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं, अन्यथा तो मुश्किल है। तमाम कमियां यहाँ पर है और उसको सुधारने का काम लगातार करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूरी है। क्या बताएंगे, हमारे साथ में नेशनल चौपाल के पत्रकार है, हमारे साथी है यहाँ पर अनुज, क्या बताएंगे किस प्रकार हम एक बहुत आश्चर्यजनक तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी इस पूरे माहौल में नजर आई, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद हमको नजर आए, आगरा के अंदर में, सहारनपुर के अंदर में जिस प्रकार जो पूरा का पूरा एक चुनावी माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो क्या लगता है, क्या बड़ा कारण है कि उन्होंने इस गठबंधन को किया और गठबंधन के पीछे का क्या वजह हो सकती है? ये इस पे यही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन तो मुझे कहीं दिखता नहीं कि ये किसी प्रकार का गठबंधन है। जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ सहारनपुर में गठबंधन किया, बाकी अदर जो सीट्स हैं उन्होंने वहाँ पे दोनों पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं और दोनों ने खुद से स्वतंत्र चुनाव लड़ा है। तो अगर ये गठबंधन होता तो एक तरीके से सभी जगह पे एक दूसरे का समर्थन करते और खुद का एक कैंडिडेट उतार के वो लोग क्या करते, उस पर इलेक्शन लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने एक साथ एक मुश्त होके एक पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया है, वहीं पे दलित समुदाय को चंद्रशेखर की मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने सपा को समर्थन दिया, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं उन्होंने रैलियां की कुछ, तो वहाँ पे जो है एक बहुजन समाज का जो कोर वो वोट है वो तो बहुजन समाज पार्टी को मिला है, बट कुछ वोट प्रतिशत जो है वो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी खिसका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा जो है बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा है। तो क्या आप बड़ी वजह मानते कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहने की ये जो खलनायक वाली ये भूमिका कहने की निभाई है यहाँ पर, ऐसा लगता है आपको? नहीं, खलनायक वाली भूमिका तो नहीं कह सकते, बट उनका ये क्या है, अपनी एक राजनीति की मैच्योरिटी है कि वो किस तरीके से राजनीति को अपनी मैच्योरिटी लेवल से देखते हैं, ये उनकी पर्सनल मैच्योरिटी है। बट जिस तरीके से अगर आप बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को लेके चलते हो, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, पर आप संघर्ष कर रहे हो, रोड पे निकल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप संगठित नहीं हो रहे हो। तो संगठित बिना हुए आप किसी भी तरीके से बहुजन समाज को सत्ता में लाना इम्पॉसिबल है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अगर ये सारे नेता और सारे दल एक साथ हो मिल के एक इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो कभी भी बहुजन समाज का सत्ता में आना या सत्ता में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है।
इसी के साथ हम बात करेंगे मूक नायक के हमारे पत्रकार। सर क्या बताएंगे किस प्रकार के तमाम परिणामों को आप देखते हैं और क्या वजह मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इन्होंने 17 के 17 मेयर पद के जो सीटें हैं ये जीत ली है? हाँ, पहली बात तो ये इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है ये बीजेपी का। जो शहर की जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, जितने भी मेयर की पोस्ट होती हैं, उसमें बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2012 में जब बीजेपी बुरी तरह हार गई थी विधानसभा का चुनाव, वो तीसरे नंबर पे रही थी। हाँ, बहुत बुरी तरह हारी थी। लखनऊ में भी हारी थी कई सीटें। उसके बावजूद वो जो उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसके बाद जुलाई में ये अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हुए, उसमें उसने 12 में से 8 सीटें जीती थी 2012 में, और 4 सीटों में थोड़ा कांग्रेस और सपा कुछ था, और बसपा तो चुनाव लड़ती ही नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि जो है कि यहाँ पे जो है शहरों में उनके वोटर कम हैं, तो चुनाव नहीं लड़ती थी। तो और फिर बाद में लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा चौंक गया था दिसंबर में जब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे। तो बीएसपी के 2 जो है मेयर जीते, अलीगढ़ और मेरठ में। तो इस तरह से, और सपा का एक भी नहीं जीता था, तो और कांग्रेस का भी नहीं जीता था शायद। तो इस तरह मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जो है बसपा अभी तक चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आज लड़ रही है। लेकिन तो आज मैं सोचता हूँ कि जो है हालात वहाँ से 2017 से भी और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जैसे जैसे पकड़ मजबूत बनाई है अपनी, और बसपा का जो परफॉर्मेंस है विधानसभा का, वो उसका भी असर यहाँ पड़ा है, क्या कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, मेयर में। तो वो कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और दूसरी बात है ये है कि जो है जैसे मायावती जी हैं अपनी, वो हर समय जो है ईवीएम को दोष दिया करती हैं, ईवीएम ये ईवीएम वो। लेकिन अगर वो बार बार ईवीएम को कहेंगी ना कि ये, तो जो बसपा का जो वोटर है ना, वो आएगा भी नहीं सामने, वो मतलब वो वोटिंग करने नहीं आएगा। हाँ, तो अगर वो ईवीएम, क्योंकि एक मिसट्रस्ट एक कर देंगी, तो जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। और बाकी ये चीज़, हाँ, बड़ी वजह तो ईवीएम है जैसा आपने बताया, और उसके पीछे का भी एक कारण बताया। क्या एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार हम बात करेंगे कानपुर की और तमाम इलाकों में जहां पर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ इन्होंने लगातार रोड शो किए, जनसभाएं की, और लेकिन बात करेंगे बहन मायावती जी की, तो उनके माध्यम से इसी प्रकार का कोई रोड शो या फिर इन तमाम चीज़ों को जो प्रचार माध्यम है यहाँ पर कहीं न कहीं नजर नहीं, तो सवालिया निशान इसके ऊपर भी खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह मानते बसपा के हार की? जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह का कुछ किया होता, थोड़ा-सा इसमें ज़ोर लगा दिया होता, रोड शो या इस तरह का, तो कम से कम 2 सीटें तो जीत सकती थी। जो सहारनपुर और आगरा, जो बसपा काफ़ी क्लोज़ मार्जिन से हारी है, वो तो जीत सकती थी, काफ़ी क्लोज़ कॉन्टेस्ट में ये जीती हैं। हाँ, इसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का कितना रोल रहा है, ये तो आंकड़े ही बताएँगे कि क्या उनकी पार्टी ने इनको, बसपा को नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि मेरा मानना है कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी समझ जाना चाहिए कि ये क्रिटिकल समय है। ये जो पहले का काशीराम जी का समय था, उस समय हम लोग की जो बसपा की या फिर देश की राजनीति की जो स्थिति थी, बहुत ही कंड्यूसिव थी, कि मतलब वो हवा थोड़ा पक्ष में थी, लेकिन हवा बहुत ही विपरीत है यहाँ पे। तो इस तरह मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी समझना चाहिए कि वो आजमाइश ना करें, बार-बार कोई, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट ना करें। एक वो, अगर जैसे उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी, एक वो मूवमेंट था, तो उस समय लोग, क्योंकि बसपा वाले भी वहाँ पे कुछ लोग, कई लोग गए थे, हाँ, जो कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है 1.5 साल के लिए अंदर कर दिया था, हाँ, तो उनका बड़ी काफ़ी सिंपैथी थी भीम आर्मी के प्रति, और बसपा वाले भी गए थे, उसमें कुछ कई लोग शामिल हो गए थे। लेकिन बाद में आज़ाद समाज पार्टी बनाई, और वो चुनाव लड़ती है, अपनी जो है एनर्जी वेस्ट करती है, अपना जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट करती है। तो मेरे ख्याल से उनको, हालांकि उनकी उम्र थोड़ा सा कम है, लेकिन एक मैच्योरिटी मेरे ख्याल से उनके अंदर होनी चाहिए अभी तक। इस प्रकार ये नगर निगम के जो चुनाव हुए, इसको आने वाले 2024 के लोकसभा से चुनाव से लगातार जोड़ा जा रहा था। क्या लगता है कितने निर्णायक परिणाम साबित होंगे ये तमाम तरीके ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में? देखिए, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से ज़्यादा आप यू कांट रीड मच इनटू इट। हाँ, कि क्योंकि जो है भाजपा शहरों में पहले से मजबूत रही है,
तो अब वहाँ पे लखनऊ है, इस तरह के कुछ शहर हैं, आगरा है, वहाँ पे बीजेपी के एमपी रहे हैं, जो लोएस्ट है वो 10 एमपी रहे थे, ठीक है। तो इस तरह इस शहरों में इसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति रहती है। यहाँ तक कि मैं एक बात बताऊं कि 2012 में एक बार जब जिस समय बीजेपी हारी थी, तो उस समय जब ये शहरों के ये बैलेट्स खुले, शहरों की ये पेटियां खुली, तो बीजेपी 100 में से 67 सीटों पे आगे चल रही थी शुरू में, क्योंकि इन जो शहरों की जो जहाँ पे इनकी मजबूत स्थिति है, वहाँ पे वो वहाँ की बैलेट्स वहाँ के पेटियां खुली थी। लेकिन फिर आगे आगे देखा गया कि 400 में से केवल 45 सीटें मिली थी उनको। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि खासकर जहाँ पे मेयर के इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ तो बहुत ही मजबूत स्थिति में रही है, वो काफ़ी आने वाले समय में रहेगी। तो उसके लिए तो काफ़ी जहाँ जब बसपा काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में थी, जब काशीराम जी थे, उस समय भी जब 2007 का चुनाव हुआ, उसके पहले भी मेयर वाले इलेक्शन में काफ़ी अच्छा किया था 2006 में। तो 2006 में मेयर काफ़ी इसके जीते थे, लेकिन फिर 2007 में तीसरे नंबर पर रही थी। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है। हालांकि फिर भी उसके इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम मानते हैं कि उनकी भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ये तो विधानसभा चुनाव में भी साबित हुआ है। अभी भाजपा को हराने के लिए क्या सपा और बसपा को फिर एक बार गठबंधन करना होगा? क्या ये मजबूरी बन चुकी है, या फिर यह भाजपा को हराना अभी भी आसान बना हुआ है बसपा के लिए या सपा के लिए, क्या कहें? मेरे ख्याल से ये एक, क्योंकि हालांकि ये एक बार फेल हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि बसपा को कुछ फ़ायदा हुआ, उसको 0 से 10 पे आ गई थी 2014 में जैसे 0 थी, और फिर 2019 में गठबंधन किया तो उसको 10 सीटें मिल गई। तो 10 सीटें जो मिली हैं वो गठबंधन की वजह से मिली हैं, और ये प्रूव हो गया 2022 में जब बसपा को केवल 1 सीट मिली, एक विधानसभा सीट मिली। तो इससे ये साबित हुआ कि एक लोकसभा सीट जीतने की भी बसपा के पास अभी दम नहीं है। ये एक बात ये इससे साबित हो गई थी, और केवल गठबंधन ही बसपा को बचा सकता है। तो बसपा के लिए तो ये एक ज़रूरी है कि मजबूरी है, यहाँ तक कि भले ही उनके टर्म्स में ना हो गठबंधन, लेकिन हो ज़रूर ये बस गठबंधन, ये बसपा को ही फ़ायदा करता है, ये सपा को इतना फ़ायदा नहीं करेगा। हालांकि ये हो सकता है यहाँ अगर ये इस वाले इलेक्शंस में क्या कहते हैं 2022 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें गठबंधन नहीं था, इसमें अगर गठबंधन होता तो मेरे ख्याल से कुछ सीटें ये हरा भी सकते थे बीजेपी को। जिस प्रकार एक डबल इंजन की सरकार तो पूरे भारत के अंदर में चल रही है, यूपी के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अभी नगर निगम के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी ने 17 की 17 सीटें जीत ली है। तो क्या ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो इसमें कहने की बहुजन राजनीति की क्या आने वाले समय में, क्या भविष्य में क्या पहल होगी, ये कुछ उम्मीदें सकारात्मक लगाई जा सकती है या नहीं, कि इसी तरीके से जो राजनीति है बहुजनों की चलती रहेगी? क्या सोचते हैं आप? राजनीति एक दो इसके आयाम है मेरे ख्याल से बहुजन राजनीति के। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब से इंटरनेट का जब से प्रसार हुआ है, जब से इंटरनेट आया है, तब से हमने देखा है कि जो है सोशल एक थोड़ा सा एक जागरूकता आई है बाबा साहब के प्रति, मूवमेंट के प्रति। जो मूवमेंट के लोग हैं वो जुड़ गए हैं सोशल मीडिया से, तो वो कर रहे हैं, वो उसमें क्या कहते हैं, ये काफ़ी उसमें एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन वो इतने लोग नहीं हैं कि इलेक्शन जिता सकें। एक वीडियो को आपको वायरल करने में 1 लाख व्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख व्यूज़, लेकिन एक सीट जीतने के लिए उससे पूरे इंडिया में 1 लाख व्यूज़, और लेकिन एक विधानसभा सीट जीतने के लिए काफ़ी वोट चाहिए होते हैं, कई जगह तो 1 लाख से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वो जो चलन चल पड़ा है कि सोशल मीडिया पे तो हाँ काफ़ी बहुजनों का है, अभी एक प्रेजेंस बना दिया है। यहाँ तक कि एक जो भीमटा शब्द जो प्रयोग में आया है, ये बहुजनों की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस को दर्शाता है, ठीक है, कि एक भीमटा शब्द बनना,
कि ये मतलब कि एक उपस्थिति दर्ज कराई है, एक कि जो इसके विरोधी लोग हैं, जो बहुजन विरोधी लोग हैं, हाँ, उनको भी ये लगा है कि यहाँ ये कुछ लोग होते हैं जो इस आइडियोलॉजी के होते हैं, वो सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो लेकिन इस हालांकि सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 60% जो 60% अपोजिशन है वो इधर उधर बिखरा हुआ है, और जो 40% पे सरकार बन जाती है, 40-45% पे, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो यहाँ पर हमने तमाम अहम सवालों को लेकर सीधी यहाँ पर बातचीत की है। मुकनायक के जो पत्रकार है प्रशिक्षित जी, इनसे हमने अभी सीधी बातचीत की है। जिस प्रकार तमाम सवाल रहे, उन सवालों के जवाब आपने सुने हैं। बता दें कि तमाम 17 मेयर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कमल है ये खिला दिया है, और लगातार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इन तमाम सीटों पर जो लड़ी है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है कहीं न कहीं काम नहीं आई है, या फिर ईवीएम ये बहुत बड़ा मसला है। ये तमाम चीज़ें एक संशय के नज़रिए से देखी जा रही है। लगातार लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आने वाले भविष्य में क्या बहुजनों की राजनीति किस प्रकार होगी, सकारात्मक होगी या फिर नहीं होगी, ये तमाम सवालियात बने हुए हैं। आप इन पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर ज़रूर बताएं, और आप इन नतीजों को लेकर कितना सहमत है या फिर नहीं है, उसे भी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।